तो क्वेश्चन हमारे पास में ये है कि जब हमारे पास में वेज स्टेशनरी था तो हमारे पास में एक्सेलरेशन आया था g sin थीटा, राइट। अब तुमको दे दिया कि वेज कैन ऑल्सो मूव। एक वेज है जिसका मास कैपिटल है, इसको स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है और इसका जो इंक्लाइंड एंगल थीटा, इसके ऊपर एक स्मॉल एम मास को मैंने रखा हुआ है और स्मूथ सरफेस। तो वेज जो है वो कहाँ की तरफ जाएगा? अगर अपने सिंपली बात करें तो कहाँ पे जाने की पॉसिबिलिटी है? राइट Sir, साइड। along the in लेफ्ट। लेफ्ट, अरे वेज की बात कर रहा हूँ यार, मास की लेफ्ट। लेफ्ट में। क्योंकि अगर तुम इसका एफबीडी बनाओगे ना, तो सपोज अगर मैं एफबीडी बनाता हूँ वेज का, तो वेज जो है उसके ऊपर देखो, वेज का वर्टिकल में एक्सलेशन तो हो नहीं सकता, क्योंकि वो वन ग्राउंड के अंदर भी नहीं घुस सकता और अपने उड़ के भी नहीं जा सकता, क्योंकि कोई ऐसा फोर्स ही नहीं है जो कि उसको ऊपर लेके जाए। तो देखो इसके ऊपर एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा यहाँ की तरफ, एन। ये नॉर्मल फोर्स किसने लगाया? इस वाले ब्लॉक ने, स्मॉल एन में, ठीक है, एक्शन रिएक्शन वाला। तो पहले इसका एफबीडी बना रहे थे, तो इसी नॉर्मल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? देखो ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल थीटा, तो यहाँ पे कंपोनेंट क्या बन जाएगा? एन साइन थीटा। साइन थीटा। वेज पे हॉरिजॉन्टल में बस ये इकलौता फोर्स लग रहा है, ठीक है। तो इसका एफबीडी, इसके लिए अगर मैं एनएलएम की इक्वेशन लगाऊं तो क्या बन जाएगी? फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स है एन साइन थीटा, ठीक है, इक्वल टू MA1 कैपिटल एम इंटू A1। सपोज हमने अज्यूम कर लिया कि जो वेज है उसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ है A1, फाइन। चलो अब बात करते हैं। अब बात की हमने स्मॉल एम की, ये स्मॉल एम। स्मॉल एम पे कितना फोर्स लग रहा है? एक तो यहाँ की तरफ लग रहा है नॉर्मल, है ना, एक्शन रिएक्शन वाला, ये वाला एक्शन रिएक्शन। एक इसके ऊपर mg फोर्स लग रहा है, बस दो ही फोर्स है। तो पहले इसके कंपोनेंट कर लेते हैं, एन के कंपोनेंट कर लेते हैं। ये एंगल सपोज थीटा, ठीक है, तो यहाँ का एंगल थीटा, तो ये एंगल थीटा, तो ऊपर कंपोनेंट बन जाएगा n cos थीटा, हॉरिजॉन्टल के अंदर बन जाएगा n sin थीटा। और कौन सा फोर्स लग रहा है? mg। mg हमारा लग रहा है वर्टिकली डाउनवर्ड। ओके, अब बताओ इसके पास एक्सेलरेशन के कितने कंपोनेंट होंगे? दो। इसका x कंपोनेंट भी होगा और y कंपोनेंट भी होगा। तो पहले x और y के अंदर इक्वेशन लिखते हैं। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये मेरे पास वेज, इसका यहाँ की तरफ एक्सेलरेशन a y और यहाँ की तरफ एक्सेलरेशन a x। तो बताओ ax के लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी? हॉरिजॉन्टल में कितना फोर्स है? एक ही हॉरिजॉन्टल में एक ही फोर्स है, n sin थीटा है, ठीक है। तो वो बन जाएगा स्मॉल m इंटू ax। अब हम वर्टिकल की लगाते हैं। वर्टिकल में मैंने अज्यूम किया है कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है, सो हमारा रिजल्टेंट फोर्स भी डाउनवर्ड होना चाहिए। नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, ऊपर की तरफ n cos थीटा, रिजल्टेंट क्या बन जाएगा? mg माइनस n cos थीटा। माइनस ना नीचे की तरफ लेके आना है, तो स्मॉल mg माइनस n cos थीटा शुड बी इक्वल टू m a into a1। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई है। तो ये तो हमारे पास में लॉज ऑफ मोशन वाली इक्वेशन है। अभी हमारे पास में कितनी इक्वेशन है? 3 इक्वेशन, और वेरिएबल कितने हैं? ax, ay, n एंड a1, 4 वेरिएबल। अब क्या करेंगे? कंस्ट्रेंट लगाएंगे। कंस्ट्रेंट, वही जो हमने स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में किया था वही। जब हमारे पास में नंबर ऑफ इक्वेशन कम है और वेरिएबल ज्यादा है, देन वी विल अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट यहाँ पे ये है कि वेज और ब्लॉक दे आर ऑलवेज इन कांटेक्ट, राइट। और ये उनकी कांटेक्ट सरफेस है, जिसको मैंने अभी कहते हैं ये बना दिया रेड कलर का। तो ना कंस्ट्रेंट क्या कहता है? कंस्ट्रेंट कहता है कि
जिस सरफेस के तुम कांटेक्ट में हो उस सरफेस के नॉर्मल के अलोंग एक्सेलरेशन हैज टू बी सेम, और इन द अदर वर्ड यू कैन से द रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो। तो हम तो एब्सोल्यूट करते हैं। तो पहले हमने बनाया वेज को बनाया। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में एफबीडीआई 2 बार बनेंगे, ठीक है। बना दिया। पहले हमने रिप्रेजेंट किया नॉर्मल होता कहाँ पे है, ये हमारे पास में नॉर्मल वाली डायरेक्शन है, इसको मैंने बोल दिया लाइन ऑफ नॉर्मल। अब देखते हैं एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ था। एक्सेलरेशन इसका लेफ्ट हैंड साइड में इस लाइन के लॉन्ग था A1। ये एंगल था, नहीं ये एंगल थीटा है ना, तो ये एंगल थीटा। तो बताओ इधर कंपोनेंट क्या आएगा? A1 cos थीटा साइन थीटा आएगा। देखो ना थीटा ऊपर की तरफ है ना, इसके साथ में एंगल 90 माइनस थीटा बन रहा है, तो A1 साइन थीटा। तो दिस इज एक्सेलरेशन ऑफ वेज अलोंग नॉर्मल। अब बात करते हैं ब्लॉक की। ब्लॉक, ये ब्लॉक है, इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ क्या है AX, यहाँ की तरफ क्या है AY, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा, ठीक है। अब हमने बना दी लाइन ऑफ नॉर्मल, ये मेरे पास में लाइन ऑफ नॉर्मल है। देखो इसका एक्सेलरेशन यहाँ की तरफ आया ना, नीचे की तरफ आया है, तो जो हमारा ब्लॉक है उसका भी कहाँ की तरफ आना चाहिए, नीचे की तरफ ही आना चाहिए। तो देखो ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा। इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा AY cos थीटा। इसका इधर क्या आएगा AX sin थीटा। तो इसका रिजल्टेंट है ना कितना बन जाएगा अलोंग द नॉर्मल? AY cos थीटा minus AX sin थीटा। रिजल्टेंट बन जाएगा AY cos थीटा माइनस AX sin थीटा। अब कंस्ट्रेंट क्या बोलता है, इन दोनों को इक्वल होना चाहिए, तो हमने इन दोनों को इक्वल कर दिया। तो A1 sin थीटा शुड बी इक्वल टू AY cos थीटा माइनस AX sin थीटा। ये हमारे पास में फोर्थ इक्वेशन। अब हमारे पास में नंबर ऑफ इक्वेशन एंड नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर सेम। नाउ सब कुछ सही है, ठीक है ना। इसके बाद तो मैथमेटिक्स है। यस सर। बताओ किसी को कुछ प्रॉब्लम? सर हमेशा नॉर्मल के अलोंग ही देखेंगे ना वो कंस्ट्रेंट के। ऑब्वियसली ना भाई, कोई सरफेस तुम्हारे कांटेक्ट में है, इसका मतलब क्या हुआ कि तुम दोनों के बीच में कांटेक्ट फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स का मतलब क्या होता है नॉर्मल, बस। तो नॉर्मल के अलोंग तुम दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ भाई चलो, अगर ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन करके बताओ। ये अपना उसी के अंदर ही दिया हुआ है। अब इन मेथड्स देखो अलग अलग हो सकते हैं, सबका मेथड अलग अलग हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है कि सब लोग एक ही मेथड से करें। एक हमारे पास में यहाँ पे वेज है, वेज का ये एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, ठीक है। इसके हाँ बेटा, A1 sin थीटा को इक्वल क्यों होना चाहिए? हाँ बेटा इधर आओ। कोई दो सरफेस कांटेक्ट में होती है उसका मतलब क्या होता है, जैसे ये है, ये एक सरफेस है, एक ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड कर रहा है, राइट। तो इट कैन स्लाइड, लेकिन ये कांटेक्ट में है ना। तो कांटेक्ट में होने का मतलब होता है कि इस लाइन के अलोंग, जिस लाइन के अलोंग तुम्हारा नॉर्मल लग रहा है, अगर ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो सरफेस को भी ऊपर जाना पड़ेगा। ये ब्लॉक अगर ऊपर नहीं जा रहा है तो सरफेस भी नहीं जाएगी, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि अलोंग द लाइन ऑफ नॉर्मल एक्सेलरेशन ऑफ बोथ द सरफेसेस, क्योंकि कांटेक्ट में होने के लिए यू नीड एटलीस्ट 2 ऑब्जेक्ट, तो बोथ द सरफेसेस हैज टू बी सेम। तो देखो इसका क्या था, कहाँ गया, इसका था A1 sin थीटा, इसका कितना बन गया AY cos थीटा माइनस, क्योंकि एक कंपोनेंट नीचे है एक कंपोनेंट ऊपर भी है। यस सर। इसलिए तो हमारा क्वेश्चन अब ये है कि सपोज एक ये वेज है स्मूथ पे रखा हुआ है, ठीक है। इसके सामने एक और वेज रखा हुआ है ऐसा, ये एंगल भी 30,
यहाँ पे एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, वो ना सिलेंडर भी हो सकता है, स्फेयर भी हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ठीक है, ये यहाँ पे कांटेक्ट में है, ये यहाँ पे कांटेक्ट में है। अब बताओ, ये अगर यहाँ पे जा रहा है, इसका तुमको वेलोसिटी दिया हुआ है 2u, इसका वेलोसिटी यहाँ पे तुमको दिया हुआ है u, तो बताओ ये जो स्फेयर है तुम्हारा बीच वाला, इसको मैंने बोल दिया c, तो फाइंड वेलोसिटी ऑफ c एट दैट मोमेंट। उस मोमेंट पे वेलोसिटी ऑफ c क्या होगा? कहाँ की तरफ आएगा? नीचे की तरफ आएगा, ऊपर की तरफ जाएगा? नीचे नीचे की तरफ। नीचे की तरफ। अब देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 मेथड। पहला मेथड तो है, सपोज इसको मैंने a बोल दिया, इसको मैंने b बोल दिया, उसको c बोल दिया। तो सबसे पहले कोई इसको सॉल्व कर सकता है इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ a। तो अगर पहले वाला वेज मेरा रेफरेंस फ्रेम है a वाला, तो उसके लिए तो स्फीयर कहाँ जा सकता है? अलोंग द इंक्लाइंड ही जा सकता है बस। भाई कोई अगर वेज के ऊपर बैठा हुआ है, तुम बैठे हुए हो, तो तुम्हारे रेफरेंस फ्रेम में तो इट कैन ओनली स्लाइड अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन, राइट? ओके। अगर किसी ने बोला नहीं, ए के फ्रेम में नहीं सॉल्व करना, बी के फ्रेम में सॉल्व करना है, तो बी के फ्रेम में सॉल्व करोगे तो बी के फ्रेम में तुम्हारा सिलेंडर कहाँ जा सकता है? ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन, ओनली वर्टिकल। क्योंकि देखो ना, ये तुम्हारे पास में दीवार खड़ी हुई है भाई, तो तुम आगे तो जा नहीं सकते हो, तुम सिर्फ नीचे आ सकते हो। और एक है तुम्हारा ग्राउंड फ्रेम में, तो तुमको जो अच्छा लगे उसके फ्रेम में सॉल्व करो और मुझे आंसर बताओ, ठीक है? बी के फ्रेम में कर लो, अच्छा रहेगा ना, वर्टिकल ही जाएगा तो कोई इशू नहीं है।
हाँ भाई, किसी का आया? गर्व, गर्व। यस सर, सर कर रहा हूँ हाँ, सर। कर रहा है। यस सर। शमिका, हो रहा है या फिर आइडिया ही नहीं लग रहा है? आइडिया नहीं। सर सेम ईयर। सेम यार। ओके, चलो देखो, तो बताओ किसके फ्रेम में सॉल्व करें, ए के फ्रेम में या फिर बी के फ्रेम में? बी के। चलो बी के फ्रेम में। तो उससे पहले कुछ चंद सर, बेसिक B रूल्स। ओके, तुमको पता है अगर मैं कहीं पे लिखूं कि वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एक्स एक्स माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। और आई कैन से वेलोसिटी ऑफ एक्स प्लस प्लस माइनस रिवर्स वेलोसिटी। ऑफ B। तो मतलब क्या करना है, जिसको भी तुम रेफरेंस फ्रेम बनाओगे उसको रिवर्स करके और तुमको ऑब्जेक्ट में ऐड करना है, राइट? यस सर। ओके, और अगर इसी पार्ट से अगर मुझे निकालना हो वेलोसिटी ऑफ एक्स, तो मैं क्या कर दूंगा, वेलोसिटी ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी। अगर मुझे ग्राउंड फ्रेम में फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा रेफरेंस फ्रेम है उसको ऐड कर दूंगा। तो इतना याद है सबको? हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, तो अब हमने सॉल्व किया इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी, इन रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी। तो रेफरेंस फ्रेम बना दिया। रेफरेंस फ्रेम का मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट को हमने स्टेशनरी कर दिया, मतलब मेरा ऑब्जर्वर यहाँ बैठा है अब और वो बस है ना चीजों को देख रहा है। तो बताओ, पहली बात तो इसके फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ ए क्या बन जाएगा? देखो इसका वेलोसिटी जो था ऑलरेडी कितना था, u था, लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे वेलोसिटी ऑफ b को अपोजिट रिवर्स करके ऐड करना है। तो अगर मैं रिवर्स करके ऐड कर दूंगा तो इसमें यहाँ की तरफ क्या ऐड हो जाएगा, 2u। देखो ना उसका 2u है, तो इसका टोटल कितना बन जाएगा, 3u। ठीक है? ओके, और ये इसके फ्रेम में जो मेरा सिलेंडर है या फिर जो भी ये सी है, ये कहाँ की तरफ आ सकता है? सिर्फ नीचे की तरफ, क्योंकि ये वॉल तो फिक्स है और ये ऑब्जेक्ट कहाँ आ सकता है, बस नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ सपोज मैंने इसका वेलोसिटी अज्यूम कर लिया v। सर वो 2u जो हम दे रहे हैं वो बॉल को भी नहीं देंगे? यस सर। हाँ, मैं तो बात कर रहा हूँ इसके फ्रेम में रिजल्टेंट कहाँ की तरफ होगा, बताओ। अगर मैं तुमसे बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b कहाँ की तरफ होगा, कहाँ हो सकता है? डाउनवर्ड्स। कैन ओनली बी इन वर्टिकल, क्योंकि अगर ये स्टेशनरी है, ये देखो ब्लू लाइन को देखो, तो पार्टिकल हॉरिजॉन्टल में तो जा ही नहीं सकता इसके फ्रेम में, राइट? वो कहाँ आ सकता है, ओनली इन वर्टिकल। तो मैंने वर्टिकल में अज्यूम क्या कर लिया, v। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि इट इज v, कहाँ की तरफ, डाउनवर्ड। सर √5u है क्या आंसर? हाँ, नहीं, रूट √7 है। चलो आगे आते हैं। अब देखो इसके फ्रेम में ये तुम्हारे पास में वेज, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ कितना है, 3u, ठीक है? अब देखो ये वाला वेज और ये वाला स्फेयर, ये दोनों भी तो कांटेक्ट में है ना भाई। तो अगर ये दोनों कांटेक्ट में है तो इन दोनों का भी अलोंग द नॉर्मल वेलोसिटी कैसा होना चाहिए, सेम। अलोंग द नॉर्मल, ये मैंने नॉर्मल वाली लाइन बना दी। तो बताओ नॉर्मल वाली लाइन के अलोंग वेलोसिटी क्या बन जाएगा, सेम। ये 3u है ना, ये एंगल sin थीटा 30, ये एंगल sin 30 30, तो यहाँ की तरफ क्या बन जाएगा, 3u sin 30 sin थीटा, ठीक है? अब मैं इसकी बात करता हूँ। 30 ना? हाँ 30,
उसको भी 30 कर देते हैं, चलो ठीक है लिख देता हूँ ना, थीटा दिया हुआ है 30। ये जो है ये तो यहाँ की तरफ ही आ रहा है, इसका वेलोसिटी मैंने अज्यूम क्या किया है v, तो इसका कंपोनेंट मुझे करना है अलोंग द नॉर्मल, तो ये मेरा नॉर्मल है, ये है ना नॉर्मल। तो बताओ इसके अलोंग कंपोनेंट क्या बन जाएगा, ये एंगल तुमको दिया हुआ है 30, ये एंगल तो ये भी 30, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा v cos 30। सो ये मेरे पास A, ये मेरे पास में C, A and C are also in contact, so along the normal acceleration velocity has to be same, तो क्या बन जाएगा 3u sin 30 should be equal to v cos 30। यहाँ से बताओ v का वैल्यू क्या बन जाएगा 3u tan 30, क्या आएगा बताओ 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 कितना होगा tan 30? 3/√3u। तो ये बन जाएगा √3 U √3u। ये क्या था v, ये था वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू A b, B ठीक है। अब मैं निकालता हूँ, नाउ वी निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो बताओ अपने ग्राउंड में करने के लिए क्या करते हैं, रेफरेंस फ्रेम को ऐड कर देते हैं। yes ओके, रेफरेंस फ्रेम क्या है मेरा b, ठीक है। तो देखो b के रेफरेंस फ्रेम में यहाँ की तरफ वेलोसिटी आया, ये आया √3u। रेफरेंस फ्रेम कहाँ की तरफ आया, यहाँ की तरफ है ना 2u। देखो ना हॉरिजॉन्टल में जा रहा था ना राइट हैंड साइड में, ये है मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ b, ये है मेरे पास में वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b। तो वेलोसिटी ऑफ c क्या बन जाएगा, वेलोसिटी ऑफ b अबे होना साथ में, सो तो नहीं गए, वेलोसिटी ऑफ c विद रिस्पेक्ट टू b प्लस वेलोसिटी ऑफ B। तो इन दोनों का वेक्टर एडिशन करना है, एकदम इजी। बताओ इनके बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री, तो क्या आएगा √3u का स्क्वायर प्लस 2u का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा √2 तो √7। हाँ B √7u। 90 डिग्री ठीक है ना। U का तो देखो समराइज करते हैं चीजों को, समराइज करते हैं। तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है हमारे पास में, क्योंकि अब हमने रिलेटिव मोशन भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो क्या होता है कि हमारी मर्जी है कि तुमको कौन से रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करना है, तो जहां तुमको कन्वीनियंस लगे। अब तुम कहोगे सर हमें क्या कहते सपने थोड़ी आएंगे कि इसको रेफरेंस फ्रेम बनाना है, वो चीज क्या होगी एक्सपीरियंस से आएगी। when you will solve so many of question from booklet S.C. Verma, then you will get the idea कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा फ्रेम लगाना है। यहाँ पे तीनों ही ऑब्जेक्ट मूविंग थे, तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम में करता तो इक्वेशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाती भाई। इसलिए हमने क्या किया, थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाया, बी को रेफरेंस फ्रेम बनाया, बिकॉज इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ बी द स्फीयर इज कमिंग ओनली इन द वर्टिकल डायरेक्शन। तो मुझे एक ही कंपोनेंट उसका अज्यूम करना है और कुछ करना ही नहीं है। और फाइनल स्टेट में भी जब मुझे वेक्टर एडिशन करना होगा तो एकदम इजी है ना, 90 डिग्री में वेक्टर होते हैं तो हमको अच्छा लगता है। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने कॉन्टैक्ट वाली कंस्ट्रेंट लगाई वेज ए एंड स्फीयर सी के बीच में। तो ये था हमारे पास में 3u, ये मेरे पास में था v। हमने क्या लगाया, along normal acceleration और velocity same। इसको किया, हमारे पास v का वैल्यू आ गया, v का वैल्यू आ गया √3u। मतलब in the reference frame of b c is coming downward with the velocity √3u। अब हमने वेक्टर एडिशन कर दिया दोनों का। ठीक है, मैंने क्या किया था पता है, मतलब ये हाँ? मैंने मतलब जब बी को रेस्ट में लाया ना तो स्फीयर को भी 2u Yes, साइड sir. में दे दिया था, मैंने भी दिया अरे था। तो मेरा रूट था। हाँ तो लेकिन अगर तुमने 2u साइड में दे दिया होता तो फिर वो तो ग्राउंड फ्रेम में बन गया ना, तुम उसको बी के रेफरेंस फ्रेम में थोड़ी ना सॉल्व कर रहे हो। हाँ सर, आप भी समझा है ना। सर पर अब वेलोसिटी ऐड करना ही पड़ेगा ना।
हाँ ग्राउंड फ्रेम में निकालने के लिए। ये जो √3u आया ये क्या था? दिस इज द वेलोसिटी ऑफ c इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ b। हमसे क्या पूछा है क्वेश्चन में? ग्राउंड फ्रेम में। तो ग्राउंड फ्रेम में ऐड करना है, फाइंड करना है। तो जो भी तुमने रेफरेंस फ्रेम अज्यूम किया है उसको ऐड कर दिया। तो रेफरेंस फ्रेम हमारा ये था ना, b था, इसको ऐड कर दिया। हाँ बेटा कोई बोल रहा सर था? वो सर 3u कैसे हुआ? पहले आपने वो प्लस किया ना 2u + u, वो एक बार समझाओ ना। ओके अगर मैंने इसको रेफरेंस फ्रेम बना दिया b को, तो ये कहाँ की तरफ जा रहा था? राइट हैंड साइड में जा रहा था। हाँ ओके राइट हैंड साइड का उल्टा क्या होता है? लेफ्ट। लेफ्ट। तो मैंने ये जो वेज था a, इसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दिया 2u। उसके पास में ऑलरेडी कितना था? u। तो अब टोटल कितना हो गया? 3u हो गया ना। बट ऐड क्यों किया? क्योंकि हम सब कुछ, ये देखो ना, आई एम सॉल्विंग द क्वेश्चन इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ b। ठीक है, तो ये देखो हाँ। वेलोसिटी ऑफ, अगर मैं लिखूं a विद रिस्पेक्ट टू b, क्या बन जाएगा? वेलोसिटी ऑफ a माइनस वेलोसिटी ऑफ b। मतलब मुझे रेफरेंस फ्रेम को रिवर्स करके ऐड करना है। ओके क्योंकि ठीक है सर, समझा। उसके रेफरेंस फ्रेम में मैं बोल सकता हूँ ना कि वो वर्टिकली आएगा। ग्राउंड फ्रेम में तो इसके पास में दो एक्सेलरेशन है, देखो ना, एक उसका x कंपोनेंट, एक उसका y कंपोनेंट है। उसको राइट में भी आना है और नीचे भी आना है। ठीक है, हाँ सर। चलो चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं तुमको। हाँ 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 सर डाउट है बोलो। सर, इसका मतलब ये हमने ये अज्यूम ही नहीं कर लिया क्या कि जो हमारा स्फीयर है उसका ऑलरेडी वेलोसिटी 2u है? नहीं हमने अज्यूम कहाँ किया? सर उसको म्यूट करो ना, बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है उसका। कहाँ आवाज आ रही है भैया? प्रियांशु का माइक ऑन। प्रियांशु क्या हो रहा है? घर वालों के बीच में बैठा है क्या? सॉरी सर, गलती से ऑन हो गया, मालूम ही नहीं पड़ा। हाँ चलो। हाँ अभी कोई तो कुछ बोल रहा था कि सर आपने 2u अज्यूम कर। देखो बेटा, स्फीयर का वेलोसिटी ऐड होना चाहिए ना, लेकिन स्फीयर को भी रिवर्स करके होना चाहिए, लेकिन मैंने ये जो v है ये क्या है? मैंने किस चीज को अज्यूम किया है v? बिकॉज आई नो दैट इन द डाउनवर्ड की रेफरेंस तरफ। फ्रेम ऑफ b। मुझे बताओ कि b के रेफरेंस फ्रेम में c कहाँ की तरफ जा सकता है? उसका रिजल्टेंट कहाँ की तरफ आएगा? b के नीचे रेफरेंस की फ्रेम में। तरफ। बस तो उसको मैंने अज्यूम कर लिया। मतलब कि अच्छा वो तो 2u को ऐड हम करने के बाद में ही आया है। अगर अच्छा, तुम yes, देखोगे, sir. सुन देखो, अगर तुम एक्चुअल में देखोगे ना, तो ये तुम्हारे पास में c है, इसके पास एक यहाँ की तरफ वेलोसिटी 2u है, एक यहाँ की तरफ वेलोसिटी है √3u। ये तो किसके फ्रेम में है? ग्राउंड फ्रेम में। अगर तुम देखोगे इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ b, तो उल्टा करके ऐड करोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा ना। यहाँ पे लगा दोगे 2u तो मतलब कहाँ की तरफ आएगा वो? सिर्फ नीचे। इसलिए सर पर c के x डायरेक्शन में 2u वेलोसिटी कैसा है? वो तो दिया ही नहीं था ना, वो तो b को दिया था। तो यार वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b क्या होता है? अच्छा यस सर, 0। यार मैंने लिखा भी हुआ है, तुम ध्यान नहीं देते हो, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहते हो। ये है ना सर इसीलिए हमने डायरेक्टली अज्यूम किया और ऐसा आया। हाँ भाई देखो ना, तभी तो मैंने सबट्रैक्ट किया। मैंने यहाँ पे कॉर्नर में लिखा भी है वेलोसिटी इसलिए ऑफ a 2u विद भी रिस्पेक्ट कैंसिल हो टू, गया। तो उसको उल्टा करके मैंने ऐड कर दिया। यस सर, समझा। ओ चलो और क्वेश्चन दो। यस सर। एक बार Yes, sir. कमेंट बोलोगे कि v ऐड क्यों नहीं हुआ? कहाँ पे बेटा? ये इधर सिलेंडर के v ऐड होना चाहिए था। अरे मुझे ये बताओ कि इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ b, सपोज मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं किसी वेज के ऊपर बैठा हूँ, वो वेज ऐसा है, मैं यहाँ बैठा हूँ, तो बताओ अगर एक ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ है और उसको मेरे कांटेक्ट में रहना है, ये तो बाउंडेशन है, तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ की तरफ जा सकता है? बस बताओ मुझे। नीचे। बस यहाँ की तरफ जा Yes, सकता sir. है ना बेटा? तो मैंने यही तो बोला कि इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ b वेलोसिटी ऑफ c कहाँ की तरफ है? बस यहाँ की तरफ। ओके
है ना, ग्राउंड फ्रेम की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, वो तो यहाँ पे आया ग्राउंड फ्रेम में। ग्राउंड फ्रेम में निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखी है ना दो, कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। लेकिन अगर मुझे वेलोसिटी ऑफ ए ही निकालना है तो मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी, रेफरेंस फ्रेम को ऐड कर देते हैं। तो Okay. देखो ना यहाँ पे मैंने रेफरेंस फ्रेम को ऐड कर दिया, राइट हैंड साइड में 2u वेक्टर लगा दिया, √3 मेरे पास ऑलरेडी आ गया था नीचे की तरफ। ठीक है, Yes, sir. ओके चलो अब सर, मुझे एक क्वेश्चन और करके बताओ, तुमको देता हूं मैं। तुम्हारे पास में दो वेज हैं और वो दोनों वेज कैसे हैं, स्टेशनरी है। सर आप स्क्रीन थोड़ा टिल्ट कर दो ना। हाँ, ये मेरे पास में एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, स्मूथ, एक वेज यहां बना हुआ है, इसका एंगल तुमको दिया हुआ है बीटा, इसके ऊपर एक एक यहां बना हुआ है, इसका एंगल है हमारे पास में अल्फा, और ये दोनों फिक्स है। ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इसको मैंने बोल दिया ए, इसको मैंने बोल दिया बी, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने ए के ऊपर रख दिया तो बताओ उसका एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ हो सकता है, बस इतना बताना। डाउन एंड इंक्लाइंड है। नीचे की तरफ, अलोंग द इंक्लाइंड ही हो सकता है बस, या तो हाँ। ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, बिकॉज वेज इज स्टेशनरी, राइट। स्टेशनरी। अब मैंने क्या किया, मैंने एक यहाँ की तरफ तो ये रख दिया, ऐसे वाला ऑब्जेक्ट एक रख दिया, कहते हैं ट्राइंगल वाला, ठीक है, और यहाँ की तरफ एक मैंने रख दिया ये स्फीयर, ठीक है, इसका मास सपोज m और इसका मास भी m। मुझे फाइंड करना है व्हाट इज द नॉर्मल फोर्स बिटवीन दिस टू, ये इस पॉइंट को मैंने P बोल दिया, तो हमें निकालना है नॉर्मल एट P। चलो सॉल्व करो। मतलब क्या, अज्यूम कर लो एक और नीचे आएगा तो दूसरे को ऊपर जाना ही पड़ेगा, ठीक है, तो एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है, हमें फाइंड करना है नॉर्मल। तो दोनों का सेम है क्या मास, एम हाँ एन? इक्वल मास है, लेकिन देखो ना एंगल अलग अलग है, एक का एंगल अल्फा है, एक का बीटा है। अल्फा बीटा। हाँ चलो करो, सबसे पहले क्या करोगे, A1 A2 अज्यूम करोगे कि, है ना, एक नीचे आ रहा है एक ऊपर जा रहा है, फिर हम इक्वेशन लगाएंगे कंस्ट्रेंट की। कंस्ट्रेंट क्या है, इस पॉइंट पे ये है ना कांटेक्ट, इस लाइन के अलोंग दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए ना, बिकॉज दिस इज द लाइन ऑफ नॉर्मल। चलो सॉल्व करो। अब ये तो ग्राउंड फ्रेम में बन गया ना, क्योंकि ये दोनों हमारे वेज स्टेशनरी हैं, तो कोई इशू ही नहीं है।
सर आपने अभी क्या कराया था सर? वीडियो लैग कर गया था मेरा। हाँ, सर आपने अभी क्या कराया था सर? मैंने ये क्वेश्चन दिया है बस सिर्फ कि क्वेश्चन ही दिया सर। हाँ हाँ हाँ, ओके सर। दो वेज हैं जो कि देखो, जो जो अपना पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है ना, उसके अंदर ये क्वेश्चन है, लेकिन उसके अंदर क्या है कि ये दोनों एंगल जो है इक्वल दिए हुए हैं, यहाँ पे मैंने तुमको अलग अलग दिए हुए हैं। ओके सर। ठीक है, तो फाइंड करो। तो सबसे पहले एफबीडी बनाओ। सपोज तुमने इसको बोल दिया, इसको यार मत बोलो, इनको बोल देते हैं ए बी। ये मेरे पास में ए, ये मेरे पास में बी। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए जो है उसकी बात करते हैं पहले, या फिर उसका एफबीडी बना लेते हैं। तो ये लो, ये मेरे पास में जो वेज इसके अलोंग वो आएगा, ये एंगल अल्फा। सपोज यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट है, देखो इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे। एक तो इसका mg, सर अल्फा और है, वो एंगल अल्फा है। हाँ अल्फा, ठीक है। एक तो इसका mg लगेगा, एक इन दोनों सरफेस के बीच वाला लगेगा नॉर्मल एन, राइट। तो इसके ऊपर लगेगा क्या, तुम राइट हैंड साइड में लगेगा एन। अब बताओ क्या इस सरफेस के नॉर्मल का कुछ रोल होगा या नहीं होगा? कौन सा सर? भाई ये भी तो है ना सरफेस, वेज वाली सरफेस, उसका कोई रोल नहीं आएगा, बिकॉज वो तो यहाँ लगेगा ना, परपेंडिकुलर लगेगा। पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो कहाँ की तरफ है, वो तो यहाँ की तरफ है। सपोज मैंने यहाँ की तरफ एक्सेलरेशन बोल दिया a 1, तो परपेंडिकुलर फोर्स तो किसी काम का नहीं है वो। तो अब कंपोनेंट करते हैं, ये एंगल अल्फा, तो ये एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा, इधर कंपोनेंट क्या बन जाएगा, n cos अल्फा। यहाँ की तरफ क्या बन जाएगा, mg sin अल्फा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, mg sin अल्फा माइनस n cos अल्फा इक्वल टू m m a 1। इंटू इक्वेशन 1। सर ठीक है, उसका रूल क्यों नहीं आएगा वो नॉर्मल का? बिकॉज दैट नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन। क्या इस नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा लाइन ऑफ मोशन के अलोंग? नहीं, नहीं तो इसलिए आएगा। हमने उसको इग्नोर कर दिया। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं, अब इसकी बात करते हैं। कहाँ गया ये, यहाँ वाला वेज। ठीक है, तो देखो हमको स्मार्ट वर्क करना होता है। अगर तुम खूब सारे फोर्सेस रिप्रेजेंट करोगे तो कचरा मच जाएगा। स्मार्ट वर्क। ओके, ये हमने बना दिया तुम्हारा ऑब्जेक्ट बी। इसके ऊपर कितने फोर्स लगेंगे, यहाँ पे इसका mg, ठीक है। नॉर्मल, ये नॉर्मल नॉर्मल कहाँ की तरफ लगेगा इसके ऊपर, सर बीटा। यहाँ की तरफ, सर ठीक है। एंगल सर और बीटा मेरे है। 3 इक्वेशन आ गए और सॉल्व करना है। वाह, तो चलो सॉल्व करो और अपने इक्वेशन को वेरीफाई भी कर लेना कि सही है क्या। हाँ सर। अब देखो, जो इसका नॉर्मल है इसका भी कोई यूज नहीं आएगा, बिकॉज दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन, तो उसको भी स्किप कर देते हैं। अब देखते हैं कंपोनेंट। ये एंगल बीटा है, तो ये एंगल बीटा, यहाँ पे क्या आ जाएगा mg sin बीटा। बीटा। ये एंगल बीटा, तो ये भी बीटा, यहाँ क्या बन जाएगा n cos बीटा। और सपोज ये ऊपर की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमको पता है ना यार cos एक ऊपर निकाला तो नीचे। हाँ हाँ, ठीक है। ओके, इसके लिए इक्वेशन क्या बन जाएगी, n cos बीटा माइनस mg sin बीटा इक्वल टू m इंटू a2, इक्वेशन 2। ओके, नाउ वी आर हैविंग 2 इक्वेशन 3 वेरिएबल। क्या करेंगे, कंस्ट्रेंट। तीसरा इक्वेशन कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट क्या होता है, जिस पॉइंट के अबाउट में कांटेक्ट है तो along the normal acceleration has to be same। और एक्सेलरेट जो नॉर्मल जो है डायरेक्शन, वो इस केस में कौन सी डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल है ना, ये वाली लाइन। हाँ सर। ये है along नॉर्मल। तो along नॉर्मल में कंपोनेंट कर लेता हूँ। तो ये मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी, ये वाली।
ठीक है, एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, एक इंक्लाइन प्लेन ऐसा है, ठीक है। इसका एंगल क्या बन रहा है अल्फा, इसका एंगल बन रहा है बीटा। पहले वाला जो मेरा पार्टिकल है वो यहाँ की तरफ आ रहा है, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन है a1। सेकंड वाला मेरा पार्टिकल यहाँ जा रहा है, उसका एक्सेलरेशन a2। ये एंगल बीटा, ये एंगल अल्फा। बताओ along the normal, this is my line of normal। तो along the line of normal एक्सेलरेशन सेम करते हैं, तो कंपोनेंट करें, क्या आएगा कंपोनेंट इधर, A2 cos beta is equal to A1 cos alpha। A2 cos बीटा ना, यस तो ये बन जाएगा A2 cos बीटा। कहाँ की तरफ आया, लेफ्ट हैंड साइड में। इसका भी निकालते हैं, यहाँ की तरफ क्या बन जाएगा A1 cos अल्फा, और इन दोनों को अपने इक्वल होना चाहिए, तो A2 cos बीटा शुड बी इक्वल टू A1 cos अल्फा। अब देखो अगर तुम्हारे पास में अल्फा और बीटा सेम होते तो तुम्हारे पास में A1 A2 भी सेम आते, लेकिन नहीं। देखो ना। अब जो तुम्हारे जो पीडीएफ मैंने दिया हुआ है तुमको ग्रुप पे, उसमें जो तुम्हारा एग्जांपल है उसमें अल्फा और बीटा सेम है, तो वहां पे जो इक्वेशन है वो थोड़ी सी इजी हो जाएगी। सर दोनों एंगल सेम होते हैं और दोनों एम भी सेम होते तो वो मूव होता क्या? कैसे? एंगल भी सेम होते और मास भी सेम होते। मास भी सेम होते तो नहीं होता, फिर तो कहते हैं अपना सिमेट्रिकल हो जाता ना पूरा ही, तो उस केस में होता ही नहीं, इक्विलिब्रियम आता, रिजल्टेंट फोर्स 0 होता, ठीक है। यस सर। तो भाई या तो तुम एंगल को अलग कर दो या फिर जो मास है उनको अलग कर दो, दोनों में से एक चीज को तो अलग करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा आंसर 0 आ जाएगा। कोई बात नहीं, आने दो। हाँ बताओ यहाँ से एक्सेलरेशन कितना है, नॉर्मल की वैल्यू कितनी आई, अरे बता दो। पहले काम करो, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दो तो तुम्हारे पास क्या आएगा, A1 by A2 आएगा ना, और हाँ A1 by A2 को इक्वेशन 3 से अपने रिप्लेस कर देना। ये लो तुमको हिंट पे दे दिया। बताओ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल, सर हाँ बेटा। सर हमें कैसे पता कि ऑब्जेक्ट भी ऊपर ही जा रहा है? अरे वो तो अपने आप आएगा ना, प्लस माइनस। भाई अगर तुम सपोज तुमने सॉल्व किया और आंसर तुम्हारा पॉजिटिव आ गया, मतलब कि जहाँ पे हमने अज्यूम किया उधर ही जा रहा है। अगर हमारा आंसर नेगेटिव आ गया तो उल्टा हो जाएगा, मतलब कि जो हमारा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है वो ऊपर जा रहा है और जो कहते हैं ट्राइंगल है वो नीचे आ रहा है। अच्छा सर। वेक्टर के अंदर ये चीज हमारे पास में अच्छी है, तुमको कोई दिमाग नहीं लगाना, जहां तुम्हारा मन करे अज्यूम कर लो, ठीक है, आंसर अपने आप आ जाए। सर स्क्रीन थोड़ा सा नीचे करो। हाँ अभी आंसर बताओ, स्क्रीन नीचे क्या करवा रहे हो, तुम्हारे सामने इक्वेशन लिखी हुई है तीनों। सर वेरिएबल्स बहुत है। अबे यार वेरिएबल से इतना क्या डरना, अपना शुक्र करो केमिस्ट्री की तरह अपने नंबर्स नहीं है। इस बार सब लोग यही बोल रहे हैं कि केमिस्ट्री कैलकुलेशन में नंबर्स बहुत बड़े बड़े आ रहे थे, अब मैं तुमको नंबर्स दे दूंगा तो फिर बोलोगे सर वो नंबर्स दे रहे हो। देखो mg sin अल्फा माइनस n cos अल्फा वो था, तुम सारी कैलकुलेशन है ना मुझसे करवा लो, और नीचे वाले में था
एन कॉस अल्फा माइनस एम जी नहीं बीटा, एन कॉस बीटा माइनस एम जी साइन बीटा इक्वल टू क्या आता था, a1 अपॉन a2 ना, a1 अपॉन a2, और a1 अपॉन a2 की वैल्यू यहाँ से क्या है, cos बीटा अपॉन cos अल्फा। अब दोनों को यार ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाएगा, mg साइन अल्फा cos अल्फा माइनस n cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू n cos स्क्वायर बीटा प्लस mg साइन बीटा cos बीटा। ये एक तरफ ले आओ तो क्या बन जाएगा, mg साइन अल्फा साइन बीटा नहीं साइन अल्फा cos अल्फा। अब फॉर्मूला याद होना चाहिए तुमको, साइन अल्फा cos अल्फा, ठीक है। ये इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, माइनस साइन बीटा cos बीटा cos इक्वल बीटा टू n cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। सर वो प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। हाँ प्लस हो हाँ जाएगा ना सर, इसका, अबे नहीं, हाँ यहाँ पे नहीं माइनस आएगा ना, हाँ हाँ प्लस बन जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। कितना अच्छा आंसर तो आ रहा है बे, mg साइन अल्फा cos अल्फा प्लस साइन बीटा cos बीटा अपॉन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा, ठीक है। चलो बताओ किस किस का आया, हैंड रेज करो जिस जिसका आ गया। श्रेया, शंकर, मोहित, प्रियांशु, मनीष, रश्मि, गुड। नहीं सर, अटक गया मैं। सर एक रेफरेंस वाला क्वेश्चन दो आप। क्या रेफरेंस वाला, रेफरेंस फ्रेम वाला। हाँ रुको अभी रुको, क्वेश्चन तो बहुत हैं। दीप, ओके चलो आगे आते हैं भाई। थोड़ा कैलकुलेशन अच्छे से क्या करो, देखो एग्जाम के अंदर जो कैलकुलेशन है 5/√3 ये क्या है, अच्छा अंतरा किसका आंसर लिखा है ये, चलो ठीक है। तो इस टाइप से बेसिक आइडिया हमारा यही है कि क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करना है तो कंस्ट्रेंट इक्वेशन लगानी। अब थोड़ा सा इससे एक लेवल और ऊपर, स्ट्रिंग एंड वेज कंस्ट्रेंट टुगेदर। अब दोनों एक साथ आएंगे, मतलब एक ऐसा क्वेश्चन होगा जिसके अंदर स्ट्रिंग भी होगी और वेज भी होगा। तो पहले इंडिविजुअली मुझे बताओ इसका मतलब क्या होता है, स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का फंडामेंटल चीज क्या थी। हाँ एक्चुअल वर्क मेथड। अरे वो तो फॉर्मूला हो गया, मतलब कंस्ट्रेंट क्या है, लेंथ कांस्टेंट है। यस कंस्ट्रेंट है कि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, ठीक है ओके। फिर आगे आते हैं, फिर आता है वेज। इसमें क्या होता है, क्या है कंस्ट्रेंट कि नॉर्मल शुड नॉट बी इक्वल टू 0, है ना। और यू कैन से एक्सेलरेशन along normal same for both surfaces, right? या फिर कह सकते हो कि उनका का रिलेटिव एक्सेलरेशन या वेलोसिटी 0 हो जाएगा।
हाँ भाई ठीक है। तो हम को आज अपने सिंपल एग्जांपल करेंगे, तुम कल प्रैक्टिस करना, कल फिर अपने डिफिकल्ट एग्जाम करेंगे। तो आज सबसे सिंपल एग्जांपल एक करते हैं। ये लो, सपोज ये हमारे पास में एक स्मूथ ग्राउंड, ये हमारे पास में वॉल है। ठीक है, हमने क्या किया, एक यहाँ पे एक ऐसा ब्लॉक रखा हुआ है, सपोज इसका मास m1, और इस m1 को m1 से यहाँ पे एक ये बांधा हुआ है ना, पुली बांधा हुआ है ऐसे। अब देखो, अगर इस पुली को मैंने इस मास के साथ में अटैच किया हुआ है, मतलब कि जो फोर्स पुली के ऊपर लग रहे हैं वो इसके ऊपर भी लग रहे हैं, मास के ऊपर भी, क्योंकि वो तो अटैच है उससे। फिर एक स्ट्रिंग बांधा हुआ है जो कि ऐसे आ रहा है इसके ऊपर से और घूम के ये नीचे आ गया, और नीचे एक मास और लगाया हुआ है। ये सपोज इसका मास m2। अब थोड़ा सा एनालाइज करो, बस विजुलाइज करने की कोशिश करो कि कौन सा ब्लॉक कहाँ आएगा। फर्स्ट वाला लेफ्ट हैंड में आएगा। M1 राइट में जाएगा, M2 ऊपर आएगा। नहीं सर, या फिर M2 एक नीचे आएगा। नहीं, एक बार ओके, ये किसने बोला कि m1 कितने राइट में जाएगा? मैंने, श्रीकांत। श्रीकांत, एक बात बताओ कि m1 पे राइट हैंड साइड में फोर्स कौन लगा रहा है? भाई अगर किसी ऑब्जेक्ट को राइट में जाना है तो कहते राइट हैंड साइड में फोर्स होना चाहिए। अच्छा, नहीं लगा है। yes. ओके, कोई नहीं जा रहा। तो पहले देखो कि कौन हमारा जो भी क्वेश्चन के अंदर ड्राइविंग फोर्स कौन सा है, कौन सा फोर्स मोशन को स्टार्ट कर रहा है, बताओ कौन सा फोर्स है वो? mg। देखो बेटा, अगर ग्रेविटी होगा तो कह सकते हैं टेंशन आएगा। सपोज तुम्हारे पास ग्रेविटी होता ही नहीं तो m2 की क्या समस्या है कि वो नीचे आएगा, वो आराम से बैठा रहता जहां पे बैठा है, तो स्ट्रिंग के अंदर भी टेंशन नहीं आएगा। ठीक है, तो m2 जो है वो नीचे आएगा। अब अगर m2 को नीचे आना है तो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग को नीचे आना पड़ेगा। स्ट्रिंग अगर नीचे आएगी तो ये वाला जो पार्ट है स्ट्रिंग का ये छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा तो मैं m1 को आगे जाना पड़ेगा, राइट? यस सर। यस, तो हमारा क्वेश्चन हो गया। देखो, सपोज अगर m1 की बात करते हैं, m1 अगर एक्सेलरेशन अगर यहाँ की तरफ है a सपोज, तो इसका मतलब क्या हुआ, m1 कितने राइट में जाएगा? a। तो लेफ्ट में m1 जितना जाएगा, m1 जितना जाएगा उतना ही M2 नीचे आएगा, उतना ही m2 नीचे आएगा। तो ये लो, उतना ही m2 नीचे भी आएगा, और m1 उसको धक्का मार के साथ में तो लेके जाएगा राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये यहाँ भी जाएगा ना उसके बराबर ही, क्योंकि ये दोनों देखो भाई हमको पता है कि along the normal acceleration has to be same। तो ये हमारे पास में बन गया। देखो इसके अंदर स्ट्रिंग कंस्टेंट भी लग गया कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज कांस्टेंट, और ये भी लग गया वेज कंस्टेंट भी कि इफ m1 इज पुशिंग m2 तो दोनों का एक्सेलरेशन सेम होना चाहिए, वो उसको अलग से छोड़ के नहीं जा सकता। सर m2 का डाउनवर्ड सेम क्यों आया? ओके, m1 अगर मान लो 1 सेंटीमीटर लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, ठीक है, मान लो, तो हमारे पास में स्ट्रिंग ने कितना आया? 1 सेंटीमीटर। तो हमारा m2 कितना नीचे आएगा? 1 सेंटीमीटर। भाई तो तुम उसको जितना ढीला छोड़ोगे उतना ही तो नीचे आएगा ना। तो ये हमने बना दिया कंस्ट्रेंट। ये पूरा जो डायग्राम है ये है कंस्ट्रेंट डायग्राम बोलते हैं। सर m1 ड्राइविंग फोर्स कैसे हुआ? हाँ, m1 ड्राइविंग फोर्स कैसे हुआ सर? m1 वो मेन फोर्स कैसे हुआ जो फोर्स? नहीं, m1 नहीं है ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? ग्रेविटी सर। अच्छा, हाँ, अरे m2 तो मास है ना। हाँ, ड्राइविंग फोर्स कौन सा है?
ग्रेविटी, अगर अगर मान लो ग्रेविटी होती नहीं तो क्या ये ब्लॉक हिलते? नहीं। नहीं हिलते। अब मैं वो बनाता हूँ, ये तो हो गया कंस्टेंट फिगर। अब बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम पहले मैंने इसका बनाया M2 का। तो M2 पे कितने फोर्स लग रहे हैं? ऊपर की तरफ टेंशन, नीचे की तरफ M2G, ठीक है। ये जो सरफेस है, ये वाली जो ब्लैक कलर की बनाई है मैंने अभी, ठीक है। तो बताओ इसके ऊपर M1 कहाँ की तरफ फोर्स लगाएगा, लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट में, बिकॉज नॉर्मल फोर्स इज ऑलवेज अ पुशिंग फोर्स। तो यहाँ की तरफ लग गया तुम्हारे पास में नॉर्मल। अब इसके एक्सेलरेशन की बात करते हैं कि इसके एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ है। तो यहाँ की तरफ क्या है, नीचे की तरफ A, और यहाँ की तरफ भी क्या है, A है ना। देखो, क्योंकि उसको ब्लॉक के साथ में जाना है ना। अब इसके लिए इक्वेशन लिख देते हैं। इक्वेशन क्या बनेगी, नॉर्मल इक्वल टू M इंटू A, और इसके लिए M2G माइनस T इक्वल टू M, मास उसका M2 है ना, तो ये लो M2 M2 तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। तो ये तो इसका FBD हो गया। अब इसकी बात करते हैं, मतलब M1 की। M1 पे कितने फोर्स लग रहे हैं? M1 एक तो ये वाला लगेगा नॉर्मल ब्लैक सरफेस पे। देखो ब्लैक सरफेस, M2 कहाँ पे लगाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में? राइट में पुशिंग फोर्स। तो ये लो, यहाँ की तरफ क्या लग गया, नॉर्मल। अब देखो ये स्ट्रिंग कहाँ की तरफ लगा रही है फोर्स, यहाँ की तरफ आएगा ना टेंशन। देखो इसमें ये यहाँ भी लग रहा है फोर्स, यहाँ भी लग रहा है टेंशन, लेकिन वर्टिकल फोर्सेस का तो कोई यूज नहीं है ना, बिकॉज अवर मोशन जो हो रहा है वो तो हॉरिजॉन्टल में हो रहा है। तो वर्टिकल फोर्स को हम इग्नोर कर सकते हैं क्योंकि उनका यूज ही नहीं है कुछ। तो यहाँ की तरफ क्या फोर्स लग रहा है, T, और ये कहाँ की तरफ जा रहा है, यहाँ की तरफ A। क्या बनेगी इक्वेशन, N minus T is equal to M1A. अबे बेवकूफ, M1A T minus T N1. माइनस T N, minus N is equal to क्योंकि वो M1A. लेफ्ट में जा रहा है तो लेफ्ट वाला फोर्स बड़ा होना चाहिए। तो M1A। अब हमारे पास में इक्वेशन भी 3 है, वेरिएबल भी 3 है। अब मुझे आंसर बता दो क्या आएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नॉर्मल टेंशन एंड व्हाट इज द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ M2 एंड M1? चलो सॉल्व करो जल्दी। क्या फाइंड करना है, नॉर्मल सब कुछ तुम्हारे पास जितने भी ये वेरिएबल्स हैं, नॉर्मल, एक्सेलरेशन, टेंशन, तीनों। ओके। सर मुझे पिछले हाँ डाउट था सर, पिछले क्वेश्चन में डाइजेस्टिव नाम। हाँ सर पिछले क्वेश्चन में डाउट था सर। अरे चलो ठीक है, उसमें आते हैं, पहले तुम इसको सॉल्व करो, पिछले वाले पे आते हैं। ओके सर। अबे किसके घर पे आवाज आ रही है? अबे बेवकूफों, अब तो सामने लिखा हुआ है सब कुछ, सॉल्व करो। सर फाइंड क्या करना है? बेटा इसमें क्या फाइंड कर सकता है बता? एक्सेलरेशन, टेंशन और नॉर्मल, और क्या करेगा बता?
ओके बताओ इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना होगा, मतलब m2 का एक्सेलरेशन ऑफ m2 √2a, बिकॉज उसका एक यहाँ की तरफ भी a है और एक यहाँ की तरफ भी a है ना, ठीक है। ओके हाँ, कोई तो बोल रहा था कि पीछे वाले क्वेश्चन में डाउट है, किसने बोला था? हेलो हाँ हाँ, इसके अंदर बताओ कि क्या डाउट था यार तुमको भाई, इसके अंदर हमने क्या किया, कहाँ तक समझ में आया? सर वो हमारा तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है यार। फोर्स उसका कोई हाँ? उसका कंपोनेंट हमारे जो नॉर्मल है। क्या बोल रहे सर हो? हमारा जो फोर्स है, हमारा फोर्स कौन सा फोर्स होता है? हमने कोई फोर्स ही नहीं लगाया, ग्रेविटी कर रही है जो कर रही है। हाँ सर जो हेलो सर आप कुछ समझ नहीं रहे हो क्या बोल रहे हैं? हाँ यार, तुम्हारी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। बोलो ना हेलो टाइप सर, करने को क्लियर है? सर। हाँ अबे और बाकी लोग चुप। हाँ तुम बोलो बस। यस सर। सर नॉर्मल बोलो। जो लग रहा है परपेंडिकुलरली लग रहा है सरफेस के, इसलिए कौन? मोशन पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। एक सेकेंड, नॉर्मल तो बेटा हमेशा ही सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, इसीलिए उसको ना नॉर्मल बोलते हैं। यस सर। और बात सर लेकिन उसका जो कंपोनेंट है हाँ, वो हमारे जो कौन दो सा नॉर्मल नॉर्मल, लग कौन रहे सा नॉर्मल, एक सेकेंड, कौन सा नॉर्मल? हैं सर, वेज का। वेज का नॉर्मल जो है वो हमारे मोशन के परपेंडिकुलर है, इसलिए उसकी जरूरत ही नहीं है ना, उसका कोई सर कंपोनेंट लेकिन तो वो आएगा नहीं। हमारे सरफेस के बीच के नॉर्मल के अलोंग आ रहा है ना। नहीं आ रहा है, कहाँ आ रहा है? हमारा तो यहाँ पे सर आएगा ना, देखो। कंपोनेंट उसका एक आएगा ना। तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर उसका इफेक्ट नहीं हमको? आएगा। सर वो नहीं, बॉल भी लगाएगा ना नीचे, और क्या भाई, उससे कैंसिल क्या हो फर्क जाएगा। पड़ता? बैलेंस हो जाएगा। वो तो एक्शन रिएक्शन पेयर है ना भाई। मैं इसका, हमने एफबीडी किसका बनाया? इसका। इसके मोशन में इस वाले नॉर्मल का कोई रोल नहीं है, बिकॉज दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ मोशन, तो कोई इशू नहीं है, सर ठीक है। चलो अब इसी का एक दूसरा फॉर्म, इसी क्वेश्चन का, अगर हमने पुली के पोजीशन को चेंज कर दिया, सपोज ये हमारे पास में M1 यहाँ पे ऐसा ही है जैसा पहली बार था, स्मूथ सरफेस पे रखा हुआ है, यहाँ पे लगा हुआ है पुली, ठीक है। और यहाँ पे तुम्हारे पास में ये रोप आई, रोप आया, और ये मास हैंग किया हुआ। ओके अब बताओ व्हाट विल बी द, थोड़ा सा इसको एनालाइज करो पहले कि कौन सा ब्लॉक कहाँ जाएगा, साथ में लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा। सर लेफ्ट में जाएंगे। लेफ्ट में, ओके। ड्राइविंग फोर्स कौन सा है? M2 जी। ग्रेविटी। ग्रेविटी। और वो भी कौन सा ग्रेविटी? जो कि M2 पे लग रहा है। M1 पे लगने वाला जो ग्रेविटी है वो ड्राइविंग फोर्स नहीं है, क्योंकि वो तो ग्राउंड के नॉर्मल से बैलेंस हो गया। तो जो हमारा ये वाला M2 है, M2 जो है उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, ठीक है। तो उसके, हाँ ये नया प्रॉब्लम। हाँ नया क्वेश्चन, देखो ना फॉर्मेट चेंज कर दिया। पहले वाले में ब्लॉक कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड में था, और अभी हमारे वाले में ब्लॉक कहाँ पे, राइट हैंड साइड में। तो एक छोटा सा चेंज किया, लेकिन
पूरा जो कहते हैं क्वेश्चन तुम्हारा चेंज हो जाएगा। हाँ चलो एनालाइज करो। ओके, m2 का एक्सेलरेशन कहाँ की तरफ होगा? नीचे। 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 ओके, वर्टिकल में तो होगा ही होगा, क्या हॉरिजॉन्टल में होगा? यस सर। M2 का हाँ होगा। ओके, हॉरिजॉन्टल में कहाँ की तरफ होगा? लेफ्ट में, राइट में? डिपेंड करता है M1 कहाँ जा रहा है, उससे क्या फर्क पड़ता है? M1 तो ग्राउंड पे है ना। राइट पे। सर M1 फिक्स है। M1 फिक्स होगा तो सब कुछ फिक्स हो जाएगा ना यार। हाँ नहीं है, नहीं मतलब। ओके, M2 अगर सपोज M2 इज कमिंग डाउन, तो M1 हैज टू मूव इन द लेफ्ट डायरेक्शन। लेफ्ट डायरेक्शन। ऑब्वियसली बात है ना, क्योंकि हमारा ऊपर का स्ट्रिंग कम हो रहा है। जितना एक्सेलरेशन, अब जो वर्ड है ध्यान से सुनना, जितना एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ होगा A, उतना ही लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। उतना ही M1 का कहाँ की तरफ होना पड़ेगा? यहाँ पे। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में एक ही रस्सी बांधा हुआ है, एक ही रोप है। तो जितना सपोज ये यहाँ पे जाएगा, मान लो 1 सेंटीमीटर गया, तो ये ब्लॉक भी कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। अब देखते हैं M2 जो है, इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रहा है? हाँ सर, नॉर्मल लग रहा है M1। ओके, एक बात बताओ, सपोज एक ये सरफेस है, ठीक है, और एक ये है, ये M, ये M, ये अगर यहाँ की तरफ जा रहा है तो इसको साथ में लेके जाएगा, है ना? यस सर। भाई ऑब्वियसली बात है ना, उसके अंदर थोड़ी घुस जाएगा। ओके, अगर इसको उल्टा कर दूं, ये यहाँ पे है, ये अगर यहाँ की तरफ जा रहा है तो क्या उसको साथ में लेके आएगा? नहीं सर। नहीं सर। नहीं, नहीं छोड़ देगा सर। ना, बिकॉज नॉर्मल फोर्स इज द पुशिंग फोर्स। तुम चीजों को ना पुश करते हो ना, पुल नहीं करते हो। तो बताओ M1 अगर यहाँ की तरफ जा रहा है तो M2 को साथ में क्यों लेके आएगा? उसको क्या दिक्कत है? सर वो पुली उसके साथ जुड़ा अटैच्ड है ना स्ट्रिंग के वजह से। हाँ तो ठीक है ना, पुली साथ में आएगी, ब्लॉक क्यों साथ में आएगा? इस ब्लॉक पे ये तो ब्लॉक है M2, इसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में क्या किसी ने फोर्स लगाया? नहीं, स्ट्रिंग तो वर्टिकल में लगा रही है। तो सर कोई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कोई नहीं होगा? तो नहीं होगा, क्योंकि वो लेफ्ट में घूम रहा है, लेफ्ट में जा रहा है। बताओ ना M1 किसका है भाई? M1 तो तुम्हारा इधर निकल गया, लेफ्ट में निकल गया, तो M2 को लेफ्ट में फोर्स कौन लगाएगा? कोई नहीं, कोई नहीं है, तो वो अपने आएगा ही नहीं लेफ्ट में। तो इस केस के अंदर जो M1 है उसके पास सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन है। सर हाँ, अगर हम ये मान ले कि वो जो पुली है वो उस रोप M2 जो है वो इस तरह से अटैच्ड है कि वो लूज है थोड़ा, और समझो M1 ऐसा अटक के जा रहा है, तो M2 ऐसा देखो तो टेंशन ही नहीं लगेगा। अरे ये जो चीजें हैं ना, इंस्टेंट वाली चीजें हैं, उसके बाद तो इसका सर्कुलर मोशन स्टार्ट हो जाएगा, पेंडुलम बन जाएगा ना। जैसे पेंडुलम घूमता है ना, तो हम तो इंस्टेंट की बात कर रहे हैं कि उस वाले इंस्टेंट पे क्या होगा, है ना? तो एट दैट इंस्टेंट, उसके बाद तो पेंडुलम बन जाएगा। अरे M1 कहाँ जाएगा? लेफ्ट में, ठीक है। तो अब इनके बीच में कांटेक्ट तो ना रहेगा ही नहीं ना भाई। जैसे कि इसको देखो, इस वाले डायग्राम को, अगर तुम्हारा ये लंबे वाला ब्लॉक राइट में चला गया, नहीं अपने लेफ्ट में चला गया, तो ये तो यहाँ पे रह गया ना। हाँ, इधर से क्या थोड़ा सा ऐसा रहेगा। क्या उसको साथ में लेके आएगा वो? नहीं, इसमें साथ में लेके जाएगा क्योंकि उसके आगे बैठा हुआ है वो, ठीक है। तो ये हमारा पहला केस था, ये हमारा दूसरा केस। तो दूसरे केस के अंदर M2 will move only in the vertical direction. Acceleration A, क्या बनेगी इक्वेशन? M2G minus T equal to M2A। इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं? ये वाला टेंशन देखो ना, पुली के ऊपर T, तो T इक्वल टू M1A। नॉर्मल इसके अंदर कितना रहेगा? 0, क्योंकि वो तो छोड़ के चला गया उसको। ठीक है, हाँ भाई बताओ, किसी को डाउट? सर T is equal to M1 कहाँ से आया?
अरे भाई इसके ऊपर एक ही फोर्स लग रहा है, इसका मास m1 है, एक्सेलरेशन इसका अच्छा a है। ये देखो ना पुली सर इसके ऊपर हाँ बेटा सर एक और बार समझाओ ना ये। देखो पहले इसका m2 का मतलब FBD बना लेते हैं। इसके ऊपर क्या फोर्स लग रहा है, T, टेंशन। ठीक है। हाँ नीचे की तरफ m2G। हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स नहीं लग गया, क्यों? क्योंकि जो m1 है वो तो यहाँ की तरफ जा रहा है ना, लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है वो तो। अगर वो तो राइट हैंड कैसे साइड पता में चला? जाता, चाहिए ना। हाँ लेफ्ट में जा रहा है वो कैसे पता चला? ओके तुम बताओ इस m1 पे कहाँ की तरफ फोर्स लग रहा है टेंशन का, लेफ्ट में कि राइट में? ये देखो ना टेंशन कहाँ लग रहा है, लेफ्ट में। अच्छा सरफेस ठीक है। कांटेक्ट में नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कहाँ जाता है जहाँ पे उसके पास फोर्स लगता है। सर पर ये तो M कॉमन। अरे यार सर एक पर बात M2 भी बताओ, तो लेफ्ट में जाएगा, M2 भी तो M2 जाएगा ना लेफ्ट में। ओके बताओ m2 पे लेफ्ट में फोर्स कौन लगा रहा है? सर वो हम ना M2 नहीं जाएगा ना सर? अरे नहीं मुझे सिर्फ इतना बताओ कि m2 पे लेफ्ट में फोर्स कौन लगा रहा है? न्यूटन सर फर्स्ट पर लॉ क्या बोलता है? स्ट्रिंग कम हो रही है ना, छोटी हो रही अरे है ना। जॉइन रहेगा ना छोटी, सर पर वो दोनों। फिर से वही बात m2 ओके। न्यूटन सर फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? इनर्शिया। अबे क्या स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कहीं जा रहा है तो उसके पास में रिजल्टेंट फोर्स होना चाहिए, राइट? मुझे बताओ कि m2 पे हॉरिजॉन्टल में किसने फोर्स लगाया? ग्रेविटी नहीं किसी ने अबे नहीं नहीं ग्रेविटी नहीं सर, ग्रेविटी वर्टिकल डाउनवर्ड लगती है, वर्टिकल किसी ने नहीं लगा जैसे। हॉरिजॉन्टल की बात कर रहा हूँ। कोई नथिंग। नहीं लगा रहा। नॉर्मल ये जो ब्लॉक है ये कहाँ की तरफ होकर लगा सकता है नॉर्मल, बताओ? लेफ्ट में राइट में? राइट में। तो अगर m2 जाएगा तो कहते राइट में जाएगा ना, लेफ्ट में कैसे जाएगा? सर वही सर, राइट में जाना चाहिए। नहीं जाना चाहिए ना, क्योंकि ये तो यहाँ चला गया तो उन दोनों का कांटेक्ट ही छूट गया। सपोज यहाँ पे एक चीज यहाँ रखी है, एक चीज यहाँ रखी है, ये इधर भाग गया, तो क्या इन दोनों के बीच में कांटेक्ट है अब? नो सर, लेकिन इंस्टेंट में होगा ना सर। अरे उस इंस्टेंट पे ही तो जीरो हो गया कांटेक्ट, क्योंकि ये तो इधर आ गया ना, एक्सेलरेशन इसका इधर है। सर तो फिर वो इंस्टेंट के बाद कांटेक्ट वापस आ जाएगा। अरे यस सर, उसके पहले होगा कांटेक्ट। अरे उस इंस्टेंट के बाद में क्या होगा, कौन नीचे आएगा, पेंडुलम बनेगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमको नहीं पता 1 मिनट बाद में क्या होगा। वी आर टॉकिंग अबाउट इंस्टेंट। अच्छा उसके बाद तो पेंडुलम बन जाएगा ये भाई, उसके बाद सर्कुलर मोशन हो जाएगा इसका मोशन ऐसा होगा यूं, पेंडुलम टाइप का। तो अभी हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात अच्छा कर हाँ रहे हैं सर, उस समझा इंस्टेंट समझा। की। तो एक सिंपल सी चीज याद रखनी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे हॉरिजॉन्टल में फोर्स ही नहीं लग रहा है कोई, तो हॉरिजॉन्टल में एक्सेलरेशन 0, वर्टिकल में लग रहा है तो ठीक है ना। तो यहाँ से हमारे पास में आ जाएगा। यस तो सर। यहाँ पे क्या था कि अगर ये ब्लॉक लेफ्ट में जाएगा तो कंपल्शन है ना कि इसको साथ में लेके जाना पड़ेगा यार, इसके अंदर थोड़ी घुस जाएगा वो, इसलिए नॉर्मल फोर्स पुली आया के था। बस पुली का पोजीशन बदल लिया तो कितना क्वेश्चन बना गया। अरे भाई पुली का पोजीशन एक सिंपल सी बात है, मैंने कहा था एक वेज होता है, अगर ये वेज एंड फिक्स है तो इसका क्या आया था, जी साइन थीटा आ गया था। हाँ अगर मैंने बोल दिया कि ये वेज मूविंग है तो देखो ना, वेज कंस्ट्रेंट पूरा एक अलग कॉन्सेप्ट बन गया था। तो ऐसा ही होता है, एक क्वेश्चन मेंस का होता है, उसको एडवांस वाले में कन्वर्ट करने के लिए बस एक छोटा सा चेंज काफी होता है। पावर ठीक ऑफ है, जे, हो गया भाई क्लियर? पावर ऑफ जे। क्लियर? हाँ सर। चलो ठीक है, इसको बंद कर रहा हूँ। अब मैं तुमको होमवर्क दिखा रहा हूँ कि होमवर्क क्या करना है। होमवर्क तुम्हें करना है ये, देखो इनको भी यही क्वेश्चन कराया था, सेम क्वेश्चन कोई, हाँ ये सॉल्व एटलीस्ट 20 क्वेश्चन ऑफ वेज कंस्ट्रेंट, कहीं भी मिले, चाहे वो एससी वर्मा में मिले, चाहे तुम्हारे बुकलेट में मिले या डीपीपी में मिले। कल तुम्हारा वो है ना डाउट सेशन है 3 o'clock को, हाँ सर। सबको आना है।
लेके आओ डाउट्स, सबके पास डाउट्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है जिसके पास डाउट्स नहीं है। तो कल सबको आना है और ये जो है ये सबमिट करना है। बस 20 क्वेश्चन काफी है। 20 क्वेश्चन मतलब के 1.5 आवर इतना। तो पहले रिवाइज करना, ये सारे क्वेश्चन अपने आप करना घर पे जाके, और फिर अपने सर बुकलेट में टॉपिक क्या होगा? वेज कंस्ट्रेंट